गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं सोलिनेसी क्रॉप कल्टीवेटर का इकाई एक। ठीक है ना। इकाई एक के सभी क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये। ठीक है, प्रश्नोत्तरी जिसमें आपके जो प्रश्न बैंक है उसके भी कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वो रखे गए हैं, है ना। तो सभी आपके क्वेश्चन आंसर महत्वपूर्ण है ना। तो एक एक से देखते हैं। तो गाइस लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंचाई की परिभाषा लिखिए। ठीक है ना। सिंचाई की क्या परिभाषा है? तो सिंचाई, इसको पढ़ लेते हैं इसके उत्तर को। वर्षा जल के अतिरिक्त कृत्रिम रूप से पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, मतलब पौधे को वर्षा जल के अतिरिक्त, मतलब वर्षा जल को छोड़कर जो पौधे को कृत्रिम तरीके से पानी दिया जाता है वो सिंचाई कहलाता है। ठीक है ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, सिंचाई के स्रोतों को उचित उदाहरण से वर्गीकृत करें। ठीक, तो सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? दो बेसिक स्रोत हैं। पहला कौन सा है? सतही पानी के स्रोत। और दूसरा कौन सा है? भूमिगत जल स्रोत। सतही में कहना आता है जो सतह के ऊपर, इसको पढ़ते हैं, यह भूमि की सतह पर पाया जाता है। यह स्रोत नदी, नहर, तालाब, झीलें, बांध आदि हैं। आमतौर पर इन स्रोतों की पानी की गुणवत्ता सिंचाई के लिए काफ़ी अच्छी उपयुक्त है। दूसरा है भूजल। यह भूजल और खोदे गए कुओं, नलकूपों और बोरवेल के माध्यम से उठाया जाता है। पानी की गुणवत्ता खराब से अच्छे तक भिन्न होती है। ठीक है ना। तो दो तरह के सतही जल स्रोत हैं और भूमिगत। सतही वो कहलाते हैं जो सतह पृथ्वी के ऊपर पानी रहता है, और भूमिगत पृथ्वी के नीचे रहता है। ठीक है, ये देख लेंगे आप लोग। सोर्स ऑफ वाटर में सतही में कौन कौन आता है? ये ऊपर बह रहा है नदी, ठीक है, झील, तालाब, ये सतही के अंदर आता है, पॉन्ड। और भूमिगत में नलकूप आता है, कुआं आता है। ठीक है, ये भूमिगत में आता है। आप लोग समझ गए होंगे। दो स्रोत हैं। तीसरा रेन है, बादलों से भी मिलता है, लेकिन अपने उसमें बुक में इसका सोर्स नहीं दिया गया है। और सिंचाई क्या है? जो पहला क्वेश्चन था वो वर्षा को छोड़कर जो कृत्रिम तरीके से इन सब सोर्सों से पानी देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पानी की आवश्यकता क्या है? पानी की आवश्यकता दोस्तों, पानी की आवश्यकता की बात की है तो इसका उत्तर पढ़ते हैं। एक फसल की पानी की आवश्यकता WR फसल की वृद्धि उपज के लिए आवश्यक पानी की कुल मात्रा है, जो वर्षा या सिंचाई या दोनों द्वारा आपूर्ति की जाती है। ठीक है ना। क्या है पानी की आवश्यकता? फसल की वृद्धि और उपज की आवश्यकता के लिए कुल मात्रा है। मतलब फसल की वृद्धि बढ़ने के लिए और उपज के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ती है उसे WR बोलते हैं। ठीक है, पानी की आवश्यकता। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, पौधे में पानी की भूमिका लिखिए। पानी की क्या भूमिका है पौधे में? पौधे में पानी की भूमिका की बात करें तो काफ़ी भूमिका है। ठीक है ना। पहला, जल पादप जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। पहला चीज़ क्या है? पानी पौधों के लिए तो बहुत आवश्यक है। यह पौधों को बढ़ने और पौधों के विकास में मदद करता है। ठीक है, बढ़ने के लिए भी ज़रूरी है और विकास के लिए। यह जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के संचालन में आवश्यक है। जैविक रासायनिक से पोषक तत्व भी पानी की वजह से पौधे के ऊपर तक आते हैं, रूट से सूट तक। चौथा, पानी पौधों को गर्मी या पाले तनाव से प्रतिबंधित करने में मदद करती है। ठीक है ना। गर्मी से भी बचाता है पानी, और पाले ठंडी से भी बचाता है अधिक। पांचवा है, पानी पौधों के प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने के अभिन्न अंग है। आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जिसमें पौधों में भोजन बनता है। उसमें पानी H2O की ज़रूरत होती है ना, पानी की ज़रूरत होती है। आपने सूत्र भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसमें क्या 12H2O होता है ना, 12 होते हैं पानी के अणु। ये आप लोग देख सकते हैं पानी की क्या आवश्यकता है पौधों में। ट्रांसपायरेशन, नीचे से देखो पानी खींच रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। सभी पोषक तत्व ही पानी के कारण इसमें घुल के पौधे के ऊपर जाते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ से ट्रांसपायरेशन होता है, मतलब बाष्पोत्सर्जन होता रहता है, जिससे क्या होता है? पौधे में ट्रिजिटी रहती है, खड़ा होना। पौधा खड़ा हो पाता है या सीधा खड़ा हो पाता है पानी की वजह से। नहीं तो पौधा, जब पानी खत्म हो जाता है पौधा मर जाता है, तो ऑटोमेटिक पौधा गिर जाता है ना। ट्रिजिटी भी सीधा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, सिंचाई के पानी की उपयुक्त मापदंड को इंगित करें। अब चूंकि आप कृषि के स्टूडेंट हैं, आपको सिंचाई के पानी कैसा होना चाहिए उसके लिए मापदंड क्या है? ठीक है, मानदंड क्या है? ठीक, तो क्या है?
सिंचाई के जल का pH 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। ऐसा पानी होना चाहिए जिसका pH 6.5 से 8.5 के बीच रहे। ठीक, ऐसा pH वाला पानी सिंचाई के योग्य है। दूसरा क्या है, पानी की लवणता अर्थात नमक की सांद्रता विद्युत चालकता ईसी के द्वारा मापी जाती है। सिंचाई के लिए 1500 माइक्रोहास सेंटीमीटर से कम पानी वाला ईसी अच्छा रहता है। ठीक है, तो लवणता कैसे मापी जाती है, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, तो 1500 माइक्रोहास प्रति सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए ईसी, तब बहुत अच्छा माना जाता है पानी के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखना है ईसी। ठीक, सोडियम अगला है तीसरा, सोडियम अवशोषण अनुपात SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो बोलते हैं। जैसे SAR कितना होना चाहिए, 10 से नीचे होना चाहिए। सिंचाई के पानी में SAR 10 से नीचे होना चाहिए। चौथा है 1.5 मीटर प्रति लीटर से कम अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पानी के लिए सुरक्षित होता है। कितना, 1.5 मीटर प्रति लीटर से कम सोडियम कार्बोनेट सुरक्षित माना जाता है। पांचवा है 1 ppm से कम बोरॉन सिंचाई के लिए उपयुक्त रहता है। ठीक है, 1 ppm से कम बोरॉन सिंचाई के लिए उपयुक्त रहता है। ये तो आपको याद कर लेना है। pH कितना रहे, 6.5 से 8.5। ईसी कितनी होनी चाहिए, 1500 माइक्रो से कम प्रति सेंटीमीटर से कम। और SAR कितना होना चाहिए, 10 से नीचे। और 1.5 प्रति मीटर प्रति लीटर से कम सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होना चाहिए। कार्बोनेट बस इसमें है ना। और 1 ppm से कम बोरॉन रहना चाहिए। ये 5 पॉइंट आपको याद कर लेना अच्छे से। ओके, ये देख सकते हैं आप, इससे pH मीटर नापा जाता है। pH मीटर है ना, इससे पानी का pH मापा जाता है, कितना पावर ऑफ हाइड्रोजन है ना। ये EC मीटर है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इससे नापा जाता है, कितनी लवणता है पानी में। ठीक, सबका pH देख सकते हैं आप। विनेगर का कितना है, ऑरेंज जूस का 3 होता है, टोमेटो 4, ब्लैक कॉफ़ी 5, यूरिन का 6 होता है, वाटर का 7 होता है, जो पीले पानी होता है उसका 7 pH होता है, सी वाटर का 8 होता है, थोड़ा वो लवड़िया होता है, उसमें नमक होता है तो 8 होता है। ब्रेकिंग सोडा का 9 होता है, जो सोडा होता है उसका 9 होता है। तो ऊपर एसिडिक चीज़ें हैं, बीच में नेचुरल न्यूट्रल है। ठीक है ना, साथ में न्यूट्रल रहता है, और एल्कली नीचे तरफ है ना। तो आप लोग इसको देख लेंगे अच्छे से, pH मीटर को, EC मीटर को। ठीक है ना, अच्छे से समझ लेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, सब्जियों की फसल में पानी की आवश्यकता की महत्वपूर्ण चरण लिखिए। ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा। जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन कब पानी देते हैं, जब फूल आने स्टार्ट हो जाए, फल का गुच्छा और फल का विकास हो, तब इसमें पानी दिया जाता है। 2 स्टेज मैन है, इस पर पानी नहीं देंगे आप तो आपकी उपज कम होगी, सीधा प्रभाव पड़ता है। आलू में कंद आरंभ हो, कंद का विकास हो, तब इसमें पानी देते हैं आलू में, है ना। ओकरा भिंडी का फूल आ जाए और फली का विकास हो, तब पानी देते हैं। ठीक है, भिंडी में। गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर का जड़ की वृद्धि और विकास के टाइम पे देते हैं। ठीक, प्याज, लहसुन कंद का निर्माण हो और बड़े कंद तब देते हैं। मटर और सेम, फूल आ जाए मटर सेम में, फली के गुच्छों और फली का विकास हो। पत्ता गोभी और फूल गोभी, सीड्स का निर्माण हो, बड़ा ना हो। पत्तीदार सब्जियां, संपूर्ण फसल की अवधि, क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में जब हर एक अवधि पे, संपूर्ण फसल की अवधि पे पानी दिया जाता है। बाकी सब में कब देते हैं, जब फूल आ जाए और फल का विकास हो। लगभग सभी में इसी तरह से देते हैं। जड़ वाली फसलों में क्या, जब जड़ का विकास हो तब पानी देते हैं। बाकी सब में फूल और कली, फूल और गुच्छे, ये याद रख लेना है। फ्लावरिंग स्टेज पे पानी देना है और पॉट फिलिंग स्टेज पे पानी देना है, जब गुच्छे भर रहे हों। ठीक ना भाई, सबका लगभग सेम है। 1-2 बार आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे। आपको याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इसको समझना है। बाढ़ विधि के लाभ हानि, एक सिंचाई की विधि है। बाढ़ सिंचाई की विधि क्या है, इसके लाभ हानि इसको दिखा दूं मैं। यह है बाढ़ सिंचाई। अपन खुले में पाइप के द्वारा पानी देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फ्लड इरीगेशन या बाढ़ सिंचाई। इसके लाभ देखते हैं, लाभ इसको पढ़ लेते हैं। यह ठीक से समतल मिट्टी पर लागू होता है। कहाँ ये लाभकारी है, जहाँ समतल मिट्टी हो। दूसरा है, दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसमें ज़्यादा विशेष उपकरण की ज़रूरत नहीं है, मानव संसाधन की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार खोल लो और सिंचाई होती रहती है। हानि क्या है इसमें, यह सिंचाई अवैज्ञानिक एवं अकुशल तरीका है। इस सिंचाई में वैज्ञानिक तरीका नहीं है। ठीक है, अकुशल तरीका है। इस सिंचाई में पानी की अधिकतम हानि होती है।
पानी का लॉस बहुत ज़्यादा है सिंचाई में, ठीक है, वाटर लॉस बहुत अधिक है, ठीक, क्योंकि पानी खुला देते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी का लॉस होता है, ठीक है ना। तीसरा है पोषक तत्व की अधिक हानि होती है। पोषक तत्व की हानि कैसे होती है, क्योंकि पानी अधिक देंगे तो क्या होगा, पानी भरेगा और लीचिंग होगा, नीचे पानी जाएगा तो साथ में पोषक तत्वों को घोल के नीचे ले जाएगा, है ना। तो पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा हानि होती है ना। चौथा है विशाल फसलों का जलभराव प्रति संवेदनशील फसलों और मृदा जनित रोगों के प्रसार के लिए उपयुक्त है, अनुपयुक्त है, ठीक है। क्या होता है, जल भराव होता है, ठीक है, मृदा जनित रोगों के प्रसार के लिए अनुपयुक्त है। मृदा जनित रोग प्रसार के लिए उपयुक्त, अनुपयुक्त की जगह उपयुक्त, मतलब प्रसार होता है इनसे, रोग फैलता है अधिक। यह सभी खेत की सतह को गीला कर देती है, इससे इस क्षेत्र में खरपतवार की आबादी बढ़ जाती है, ठीक। क्या होगा, पानी सब जगह भरेगा तो क्या होगा, खरपतवार बहुत ज़्यादा उगेंगे, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा होगा तो खरपतवार सभी को पानी मिल जाएगा तो वो एकदम से बढ़ जाएंगे, क्योंकि वाटर लॉस अधिक होता है इसमें, ठीक है भाई। तो ये आप फ्लड इरिगेशन आपके एरिया में ज़्यादातर इसी विधि से सिंचाई होती है, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा लाभ और नुकसान क्या है आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे, समझ आ जाएगा। ओके गाइस, ये फ्लड इरिगेशन मैं बता चुका हूँ, पाइप से सीधे खुला पानी देना, दैट इज कॉल्ड फ्लड इरिगेशन। अगला क्वेश्चन है सिंचाई का महत्व लिखिए। सिंचाई का महत्व की बात करें तो पानी का महत्व है लगभग, सिंचाई का महत्व सेम है, देख लेते हैं एक बार, है ना। सब्जी की फसलों को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि 80 से 90% पानी होता है, इसलिए इसके उचित वृद्धि और विकास के लिए इसे लगातार सिंचाई आवश्यक होती है, ठीक, सिंचाई आवश्यक होती है, ठीक है, क्योंकि 90% पानी की आवश्यकता होती है। अब महत्व, इसका पहला महत्व पढ़ते हैं। पानी की कमी की स्थिति में सब्जियों की उपज और गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है, इसलिए उच्च पैदावार और सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है, ठीक है। अच्छी उपज के लिए, बेहतर गुणवत्ता की सब्जी उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता है, पहली चीज़, पहला महत्व। दूसरा, बेहतर उपज एवं गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन के लिए जड़ के क्षेत्र में पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। सब्जियों के लिए खासतौर से बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है अच्छी उपज के लिए। दूसरा भी लगभग पॉइंट सेम है। सिंचाई, तीसरा है सिंचाई वर्ष पर निर्भरता कम कर देती है, क्योंकि इस आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। सिंचाई वर्ष पर निर्भरता कम कर देती है, क्योंकि इस आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। ये पॉइंट थोड़ी अलग है, ठीक है, इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ये सिंचाई देख सकते हैं आप, सिंचाई होती है तो फसलें एकदम अच्छी हो जाती हैं, आप जानते हैं, क्योंकि पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी में, वो भी पानी के कारण घुल के ऊपर तक आते हैं पौधों के लिए। अगर पानी नहीं होगा, सिंचाई नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो पोषक तत्व ऊपर कैसे आएंगे, ऊपर नहीं आएंगे तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, पानी की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से। तो क्या होगा, पौधे में उपज और ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। हाँ, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यदि सिंचाई के समय का निर्धारण ठीक से किया जाए तो इससे पानी की बचत हो सकती है और खरपतवार की समस्या कम हो सकती है, ठीक, ये पॉइंट अच्छा है। निर्धारण ठीक किया जाए और पानी की बचत हो सकती है और खरपतवार की समस्या कम हो सकती है। अगला है सिंचाई से एक ही खेत में एक वर्ष में अधिक संख्या में फसल उगाने में मदद मिल सकती है, ठीक है। सिंचाई का एक और लाभ है, क्या सिंचाई होगी तो एक वर्ष में आप कई सारी फसल उगा सकते हैं, नहीं तो फसल नहीं ले पाएंगे बिना बगैर सिंचाई। देखते भी हैं जहाँ पानी है वहाँ 2 या 3 फसल ले पाते हो, जहाँ पानी नहीं है वहाँ फसल ले पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जियों की फसलें तेज़ी से बढ़ती हैं, इसके लिए बार बार अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अब सिंचाई का चूंकि महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि सब्जियों की फसलें रैपिड बढ़ती हैं। 2-3 महीने में क्या होता है, इनमें फ्लावर, फूल और अपनी लाइफ साइकिल 2-3 महीने में ख़त्म कर लेती है, ठीक। तो फल फूल रह के, है ना, तो इसके लिए पानी, जायज़ बात है, पानी की आवश्यकता जल्दी होगी कि तब तो ग्रोथ होगा, फूल आएगा, फल होगा, तो इनके लिए क्या है, पानी बार बार लगाना पड़ता है। तो यहाँ भी पानी का महत्व बढ़ जाता है, सिंचाई का महत्व बढ़ जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सिंचाई के तरीकों को परिभाषित करें। तरीके क्या है, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन हैं आपसे मिलते जुलते हैं, आप घर में भी देखते हैं, सिंचाई भी होती है, ठीक, खेतों को भी आपने देखा होगा। तो सिंचाई के तरीके कौन कौन से हैं, कितने प्रकार से आप सिंचाई करते हैं, ठीक। इसको पढ़ेंगे तो आप तो जानते हैं ज़्यादातर पाइप द्वारा होता है, लेकिन वो बौछार सिंचाई, इसको एक बार पढ़ लेते हैं।
फसल की खेत में सिंचाई के पानी की अनुप्रयोग के रास्ते को सिंचाई के तरीके के रूप में जाना जाता है। 4 विधियां हैं, मतलब कितने तरीके से पानी देते हैं उसे सिंचाई के तरीके बोलते हैं। 4 है वैसे, कौन सा? सतह सिंचाई, सतह सिंचाई, उप सतह सिंचाई, छिड़काव विधि और ड्रिप प्रणाली। ठीक है, 4 है, सतह, उप सतह, छिड़काव और ड्रिप। आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, सतह को पढ़ते हैं। सतह सिंचाई, यह सिंचाई का सबसे आम रास्ता या तरीका है। इसे गुरुत्वाकर्षण सिंचाई विधि भी कहा जाता है। पानी आमतौर पर खेत के एक सिरे से पाइप या नलियों के माध्यम से एक धारा शुरू करके छोड़ा जाता है सतह सिंचाई में। ठीक है, सतह सिंचाई की विधियां हैं कुछ। सतह सिंचाई जो करते हैं अपन, ये भी कई विधियों से करते हैं। जैसे पहला कौन सा है? पहला है बाढ़ सिंचाई। बाढ़ सिंचाई अभी अपन पढ़ चुके हैं, खुले पाइप में पानी देना बाढ़ सिंचाई कहलाता है, फ्लड इरिगेशन। दूसरा है सीमा सिंचाई। सीमा सिंचाई, चेक बेसिन, फरो विधि। ठीक है, इनको मैं एक एक को दिखा देता हूँ। ठीक है, पढ़ना चूँकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप इसको पढ़ लेंगे। बाढ़ सिंचाई में आपको दिखाता हूँ। ये बाढ़ सिंचाई है। बाढ़ सिंचाई खुला पानी देना पाइप के माध्यम से बाढ़ सिंचाई है। ठीक है, अब सीमा सिंचाई विधि। सीमा सिंचाई विधि जो दूसरी है, इसको दिखाता हूँ मैं। बॉर्डर इरिगेशन, बॉर्डर मेथड, सीमांत पट्टी विधि। ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या सीमा बना दी गई है। ठीक, इसमें भी सीमा बना दी गई है। तो खेतों में एक सीमा बना देना, मैन टाइप की बना देना, जिससे पानी एक एक मैन जगह से बहेगा, फिर सब जगह बहता जाएगा, है ना, सब जगह चला जाएगा और सींचता जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? सीमांत या बॉर्डर मेथड। सीमा सिंचाई, सीमा बना देते हैं कि यहाँ से पानी जाएगा इतना सींच देगा, यहाँ जाएगा इतना सींच, उसे सीमा मेथड बोलते हैं। ठीक है, सीमा के बाद अगला है चेक बेसिन। चेक बेसिन क्या है? चेक बेसिन मेथड, ये आप देख सकते हैं। चेक बेसिन मेथड क्या होता है? इसमें एक मेन लाइन होती है और खेत में सब लाइनें, देखो दूसरी लाइन ये होगी, इसमें चेक बना देते हैं, चौकोर आकार के चेक बना देते हैं। देखो बने हैं चौकोर आकार के प्लॉट टाइप के छोटे छोटे। तो क्या होगा, इन प्लाटों में पानी अंदर चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं, चेक बेसिन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेक बेसिन मेथड, है ना, समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखा होगा उसमें से। अगला है फरो मेथड। फरो मेथड क्या है? फरो मेथड, फरो विधि। फरो में दिया जाता है, देख सकते हैं आप, कूड़ों में दिया जाता है पानी। ये देखो कूड़ विधि, ये फरो मेथड। इसमें क्या होता है, जो कूड़ होते हैं जिसमें अपन बुवाई करते हैं, ठीक है, उन बुवाई वाले कूड़ों में पानी छोड़ दिया जाता है मेन लाइन से। तो क्या होगा, इसमें पूरे खेत में सिंचाई हो जाती है फरो या कूड़ विधि से। कूड़ों में जो हल द्वारा कूड़ बनते हैं, ट्रैक्टर वगैरह कूड़ बनते हैं, उनमें पानी छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, उसे फरो मेथड या फरो सिंचाई मेथड बोलते हैं। ठीक, ये आप लोग देख चुके होंगे। तो पहला है अपना बाढ़, दूसरा है सीमा, तीसरा चेक बेसिन, चौथा फरो। तो बाढ़ में क्या खुला छोड़ते हैं, सीमा में क्या सीमा बना देते हैं, बॉर्डर बना देते हैं, और फिर सिंचाई करते हैं ताकि उस बॉर्डर के बाहर पानी न जाए, उस बॉर्डर के एरिया में सिंचाई हो जाए। चेक बेसिन में क्या करते हैं, चेक बेसिन में भी ऐसे ही आप क्या बना देंगे, थाला बना देंगे बड़े बड़े चौकोर आकार के, ठीक है, तो उसमें पानी देंगे उन थालों में, तो उसे चेक बेसिन मेथड बोलते हैं। फरो मेथड क्या है, कूड़ों में सिंचाई देना, फरो में सिंचाई देना फरो मेथड है। ठीक है, ओके गाइस, इनका आकार कितना क्या फरो करते हैं, तो इसमें लिखा है चौड़ाई 3 से 10 मीटर, लंबाई 30 से 90 मीटर, आसपास रखी जाती है। इन क्यारियों की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, पानी क्यारियाँ अंत तक पहुँचे इसके लिए 0.5% ढलान की से बनाया जाता है। सब्जी फसल के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है बाढ़ सिंचाई। ठीक है, तो इसमें ढलान भी ज़रूरी होती है, तब तो पानी बहेगा, है ना। चेक बेसिन, चेक बेसिन में क्या होता है, इस विधि को जांच विधि भी कहा जाता है, जांच विधि भी कहते हैं इसे। सिंचाई की इस विधि में खेत के चौकोर या आयताकार भागों में बांट दिया जाता है। चेक बेसिन विधि का संशोधित रूप रिंग सिंचाई भी है। रिंग सिंचाई भी चेक बेसिन का संशोधित रूप है। ठीक है, चेक बेसिन विधि है। रिंग विधि में पौधे के पेड़ तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए चारों तरफ एक वृत्ताकार क्यारी बनाई जाती है। सोलेनेसी परिवार की सब्जियों को छोड़कर अन्य प्रकार की सब्जी, करेला, लौकी, तरबूज आदि के लिए उपयुक्त माना जाता है, आदि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है,
ये सिंचाई विधि। हल जोत करके सिंचाई विधि, ठीक है। उप सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर विधि और ड्रिप विधि। ये इसमें, हाँ, और इनके बाद कौन सा, हल जोत कर सिंचाई विधि, कूणों में सिंचाई। फरो मेथड है, उसमें हल जोत कर कूणों में सिंचाई देते हैं, उसे फरो मेथड बोलते हैं। कूड़ विधि भी बोलते हैं, हल जोत कर सिंचाई विधि भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें डी नंबर में इस विधि को कूण विधि या फरो विधि भी कहा जाता है। इस विधि में हल जोत कर नाली बना दी जाती है तथा इस हल जोत कर बनाई गई नाली के सिंचाई के पानी को छोड़ा जाता है जहाँ फसल की बुवाई कूण या मेड़ पर की जाती है। यहाँ यह विधि अपनाई जाती है। कूण विधि आमतौर पर टमाटर, बैगन, मिर्च, आलू, मूली, गाजर आदि सब्जियों की फसलों में अपनाई जाती है, ठीक है ना, या इन सब्जियों में अपनाई जाती है, ठीक है। हल जोत कर सिंचाई कर देना, उसे कूणों में पानी बहता है, ठीक है, उसे कूण विधि या फरो विधि या हल जोत कर सिंचाई विधि कहते हैं। अगला है उपसतही सिंचाई। पहला अपन ने सतही पढ़ा था, सतही में कौन कौन सी आ गई, बाढ़ सिंचाई, हल जोत कर सिंचाई, चेक बेसिन, सीमा, 4 आ गई है ना। अब उपसतही सिंचाई, उपसतही सिंचाई क्या होती है, इसको पढ़ लेते हैं। उपसतही सिंचाई में जमीन के नीचे छिद्रित पाइपों की जड़ क्षेत्र के नीचे भूमिगत रूप में बिछाया जाता है और उपयुक्त संसाधनों से पानी को पाइप में ले जाया जाता है, ठीक है। तो भूमि के नीचे पानी देना, ये कैसे संभव है, ठीक। नीचे मीन्स आप उपसतह, सतह के नीचे पानी कैसे भेज पाते हैं, ठीक है। इसमें स्प्रिंकलर, इसमें जो सिंचाई की विधि आती है उप सिंचाई में, वो भूमि के नीचे पानी दिया जाता है उप सतह में, ठीक है ना। अगला है स्प्रिंकलर विधि, ऊपरी सिंचाई या फव्वारा विधि। इसमें ऊपर पानी देते हैं। वो स्प्रिंकलर मेथड आपने देखा होगा, मैं दिखाऊंगा अभी आगे इमेज में है, चूँकि अलग से क्वेश्चन भी है तो वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। स्प्रिंकलर मेथड को, ड्रिप भी है, ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक ना बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है स्प्रिंकलर विधि। सिंचाई की इस विधि में जल पाइप लाइन के माध्यम से छिड़काव स्थल पर ले जाया जाता है, जहां का फुब्बारा के माध्यम से वर्षा की बूंद की तरह जल फसल पर छिड़का जाता है। इस विधि को ओवरहेड सिंचाई प्रणाली भी कहा जाता है। देख, स्प्रिंकलर सिंचाई में दिखाता हूँ। ये आपने देखा होगा, खेतों में नोजल लगे होते हैं ऊपर और पानी चारों तरफ छिड़कते रहते हैं, इसे स्प्रिंकलर विधि बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्प्रिंकलर, ये तीसरा नंबर आप देख चुके हैं। चौथा है ड्रिप सिंचाई विधि। इसे ट्रिकल सिंचाई या सूक्ष्म सिंचाई के रूप में जाना जाता है, जो सतत के रूप में पानी की आपूर्ति और उत्सर्जक के माध्यम से धीमी दर और निरंतर बंदे या मिट्टी की सतह पर या सीधे जड़ क्षेत्र पर करता है, ठीक है। ड्रिप सिंचाई भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप एक बार देख लें। ये ड्रिप सिंचाई मेथड है। इसमें क्या होगा, पौधे के पास एक ड्रिपर लगा होता है जिसमें बूंद बूंद करके पानी छोड़ा जाता है, ड्रिप सिंचाई बोलते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे कितने प्रकार की सिंचाई होती है, सतही, उपसतही, स्प्रिंकलर और ड्रिप। सतही में 4 आती हैं, बाढ़, सीमा, चेक बेसिन, कूड़ सिंचाई, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लेना अच्छे से, फिर से समझ लेना वीडियो को, फिर से प्ले करके देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, छिड़काव विधि समझाइए, इस विधि का लाभ हानि। छिड़काव विधि, ये वाली विधि कौन सी है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। छिड़काव विधि, इसको पढ़ते हैं एक बार। सिंचाई की इस विधि को स्प्रिंकलर विधि, ऊपरी सिंचाई, ओवरहेड सिस्टम, फव्वारा सिंचाई, बौछार विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में सिंचाई पानी फसलों पर वृत्ताकार रूप से वर्षा जल जैसे गिरता है। स्प्रिंकलर प्रणाली में पानी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे पानी समान रूप से वितरित होता है। पहाड़ी तथा नीची भूमि के लिए यह आदर्श प्रणाली है, ठीक। इसमें क्या होता है, पानी ऊपर से स्प्रिंकलर तरीके से गिरता है वर्षा जल जैसा, ठीक है ना, ठीक। पानी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, इसमें पानी भी नियंत्रित रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह बहुत कारगर है, जहाँ पानी अंडुलेटेड लैंड है, मतलब उबड़ खाबड़ लैंड है, ज़मीन है, वहाँ के लिए ये बहुत कारगर है, क्योंकि ये पानी ऊपर से गिरता है तो इसमें बहता नहीं है, नीचे सोखता जाता है, ठीक है ना, एकदम से पानी नहीं आता, बूंदों की तरह आता है ना। इसके लाभ देख लेते हैं। इसका उपयोग ऊंची नीची भूमि के लिए उपयोग किया जाता है, पहले ही ये यही बात कर रहे थे ना। दूसरा, स्प्रिंकलर सिंचाई में 30 से 35% पानी की बचत होती है, पानी भी कम लगता है भाई, 30 से 35% बचत हो जाती है। तीसरा, इस विधि के माध्यम से उर्वरक कीटनाशक को भी लगाया जा सकता है, मतलब कीटनाशक उर्वरक भी दे सकते हैं इसमें,
ठीक है। इस विधि में इसके टैंक में डाल देंगे तो वो पानी के साथ घुल के चला जाएगा और फसलों को मिल जाएगा। चौथा है, फसल की आवश्यकता अनुसार पानी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। जितना पानी आपको देना है उतना आप दे सकते हैं, इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। पाँचवा है, ठंड के दौरान पाले को नियंत्रित, क्योंकि इस सिंचाई से पाले भी कंट्रोल होता है। ठीक है, पाला सिंचाई से तो सभी पाला कंट्रोल हो जाता है, पहले आप सिंचाई करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि ऊपर से पानी गिरता है तो टेम्परेचर बना के रखता है चारों तरफ। ठीक है, हानि पढ़ लेते हैं इसकी। हानि क्या, ये तो लाभ हो गए। ठीक है, कि हानि क्या है। हानि पहला है, स्थापना लागत बहुत अधिक होती है, मतलब इसकी लगाने की लागत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कॉस्ट ज़्यादा है, लागत ज़्यादा है, ये हानि है। दूसरा है, नियमित रूप से देखभाल और रखरखाव की आवश्यकता होती है, मतलब इसको देखने की भी उत्तम कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, रखरखाव की आवश्यकता होती है। ठीक, दूसरी हानि है, उसमें ऐसा नहीं है। तीसरा है, संचालित करने के लिए तकनीकी कौशल, मतलब जो श्रमिक होगा वो कौशल टेक्निकल होना चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए सब कुछ, ये भी हानि है। ऐसा श्रमिक आपको रखना पड़ेगा महंगा। ठीक है ना भाई, ये सिंचाई की विधि है। चौथा है, तेज हवा के कारण पानी के गिरने या पैटर्न प्रभावित हो सकता है। अगर हवा तेज गिर रही है, चल रही है, तो पानी क्या होगा, उड़ के चला जाएगा, खेत में कम आएगा। ठीक है ना, तो वाटर लॉस अधिक होता है हवा तेज चले तब। ठीक है, तब के लिए कारगर ये नहीं है। ठीक, पानी ऊपर उड़ गया, वो हवा के साथ ले जाएगा पानी, और फसल भी गिरने का डर रहेगा। पांचवा है, अधिक दूरी व लंबी फसलों के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। लंबी फसल के लिए यह उपयोगी नहीं है यह विधि। ठीक है, लंबी फसल में ये कारगर नहीं है। जैसे आप कहो कि अरहर में ये सिंचाई हो जाए तो नहीं होगी, क्योंकि अरहर और लंबी होती है, उसमें तो ये नोजल खत देखेंगे ही नहीं, कैसे सिंचाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो बड़ी फसलों के लिए ये कारगर नहीं है, ये हानि है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही आता है, इसे पढ़ लेते हैं एक बार, ड्रिप सिंचाई प्रणाली को। इसे टपक सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, ट्रिकल इरिगेशन के रूप में जाना जाता है। सूक्ष्म सिंचाई, टपक सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, ट्रिकल इरिगेशन के रूप में जाना जाता है। सिंचाई की इस प्रणाली में पानी पौधों की जड़ क्षेत्र मिट्टी की बूंद बूंद कर गिरता है, इसलिए इसे बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई क्यों कहते हैं, क्योंकि पौधे की जड़ पे गिरता है। ठीक है, बूंद बूंद करके। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, बूंद बूंद सिंचाई। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत सिंचाई के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, मतलब पानी आपको ज़्यादा लगाना नहीं होता है, बहुत कम पानी में काम चल जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पानी कम है वहाँ इसी मेथड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पौधे की जड़ पे सीधे पानी देता है बूंद बूंद करके जितनी ज़रूरत है। यह विधि कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। ड्रिप सिंचाई विधि को सिंचाई की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि में फसलों में या खेत में सिंचाई, हाँ, इस विधि में फसलों में या खेत में सिंचाई जल के साथ उर्वरक या रासायनिक पोषक तत्वों का शाकनाशी मिलाकर दिया जा सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसमें, उर्वरक और शाकनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी को भी इस सिंचाई में साथ में दिया जा सकता है। एक और इसमें अच्छा काम है क्या, उर्वरक भी दे सकते हो, सिंचाई भी, ये आप स्प्रिंकलर में भी दे सकते थे। ठीक है, जो बौछार सिंचाई थी उसमें भी दे सकते थे। जब सिंचाई जल के साथ उर्वरक मिला दिया जाता है तो फर्टिगेशन या सिंचाई जल के साथ रासायनिक पोषक तत्व मिला दिया जाता है, तो इसे कैमिगेशन कहते हैं। ठीक है, जब उर्वरक मिलाया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन, क्योंकि फर्टिलाइजर बोलते हैं इंग्लिश में उसे। और जब रासायनिक पोषक तत्व मिलाया जाता है तो उसे कैमिगेशन बोलते हैं, केमिकल होता है वो, है ना, तो उसे कैमिगेशन बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें जानना है, उर्वरक मिलाया जाता है पानी के साथ, फर्टिगेशन, और केमिकल मिलाया जाता थे उसे कैमिगेशन कहते हैं। और सिंचाई जल के साथ खरपतवारनाशी मिला दिया जाता है तो इसे हर्बिगेशन कहते हैं। अगर खरपतवारनाशी मिलाया जाए तो उसे हर्बिगेशन, क्योंकि बीडी साइड बोलते हैं या हर्बीसाइड बोलते हैं तो उसे हर्बिगेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म सिंचाई में कर सकते हैं क्या, बूंद बूंद सिंचाई होती है, इसमें आप उर्वरक, रासायनिक पोषक तत्व और हर्बिसाइड या खरपतवारनाशी भी मिला सकते हैं। इसके लाभ देख लेते हैं। इस विधि में सिंचाई करने से जल की हानि बहुत कम होती है, मतलब इससे सिंचाई करने में जल बहुत कम लगता है। ड्रिप सिंचाई में 40 से 60% पानी की बचत होती है। ठीक है, उसमें 20 से 30 था, इसमें 40 से 60% तक पानी की बचत होती है।
पौधे की वृद्धि तथा 10 से 25% उपज बढ़ जाती है। उपज भी बढ़ जाती है 10 से 25%, ठीक है ना। ओके, ये आप देख सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन का डायग्राम है, आप लोग देखेंगे। इसमें दिखाया गया यह क्या है, कुआं है, कुआं से पानी उठाएगा पंप द्वारा, पंप से ये जाएगा कहाँ, BRL, यहाँ पानी को तेज कम करने के लिए। इसके आगे फर्टिगेशन टैंक होता है जिसमें सैंड फिल्टर भी लगा रहता है और फर्टिलाइजर टैंक भी होता है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीन फिल्टर में आएगा, फिर यहाँ से मेन पाइपलाइन में जाएगा, यहाँ से सब लाइन होगी, ठीक है। ये मेन पाइपलाइन, यहाँ से सब लाइन है। इन लाइनों में ड्रिपर्स लगे होते हैं, आप देखेंगे पौधे के पास में छोटे छोटे ड्रिपर्स लगे हैं। इनसे पानी बूंद बूंद करके हर एक पौधे पे जाएगा, पौधे की जड़ पे जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें उर्वरक भी दे सकते हैं जैसे और कीटनाशक भी दे सकते हैं, और पोषक तत्व और बीडनाशी भी दे सकते हैं, खरपतवार नाशी भी दे सकते हैं, ठीक है। चौथा लाभ है पानी, श्रम और ऊर्जा की बचत होती है, ठीक है। लाभ कंटिन्यू कर रहे थे, तो चौथा लाभ क्या है, पानी की भी बचत होती है, श्रम की भी और ऊर्जा की भी बचत होती है। पांचवा, खरपतवारों का बेहतर नियंत्रण। खरपतवार नहीं उगते, क्यों नहीं उगते, क्योंकि पूरे एरिया में पानी नहीं जाता है, और पानी नहीं जाने की वजह से खरपतवार नहीं उगते हैं, है ना, केवल जड़ पे जाता है फसल की। छठवां है, इस विधि के माध्यम से उर्वरक, रासायनिक पोषक तत्व तथा खरपतवारनाशी को खेत में पहुंचा जा सकता है, ठीक है। मतलब इससे उर्वरक, रासायनिक पोषक तत्व और खरपतवारनाशी को खेत में डाल सकते हैं, ठीक है। पानी में मिलाकर खेत तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। ये भी लाभ है, ठीक, अलग से ही डालना पड़ता, पानी के साथ ये भी डल जाते हैं। सातवां है, लवणीय जल का उपयोग किया जा सकता है। लवणीय जल का उपयोग किया जा सकता है इस विधि में, ठीक है ना। हानि क्या है, हानि पढ़ लेते हैं। स्थापना लागत बहुत अधिक है, मतलब इसकी कॉस्ट बहुत अधिक है, बहुत अधिक कीमत में ये लगता है खेत में। नियमित रूप से देखभाल और रख रखाव की आवश्यकता है। संचालित करने के लिए तकनीकी कौशल आवश्यक है। ये सबकी हानि है लगभग, उसमें भी ऐसी ही हानि थी, क्योंकि लागत उसमें भी अधिक थी, स्प्रिंकलर में या बौछार सिंचाई में देखरेख की आवश्यकता थी, तकनीकी कौशल की आवश्यकता थी। भूमि के नीचे की मिट्टी में पानी में नमक होने की स्थिति में यह प्रणाली उपयुक्त नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में हानि सेम है दोनों की, है ना। लाभ थोड़ा अलग अलग है ना, इसमें ज़्यादा लाभ है, उसमें थोड़ा कम थे, ठीक है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के घटक लिखिए। अब घटक क्या है इसको पढ़ लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ड्रिप सिंचाई के घटक। ड्रिप सिंचाई प्रणाली हेड कंट्रोल यूनिट प्रणाली की आवश्यकता के आधार पर इसमें निम्नलिखित उपकरण होते हैं। पंप, इसमें स्रोत से पानी उठाने एवं नोजल के माध्यम से वितरित करने के लिए, दबाव प्रदान करने के लिए किया जाता है। पंप आपको दिखाता हूँ, ये पंप है, ठीक है, ये लिखा भी है पंप, इससे पानी उठाने के लिए किया जाता है। ये पंप आप देख सकते हैं इस तरह से होता है। दूसरा है उर्वरक टैंक। उर्वरक टैंक, इसका उपयोग तब किया जाता है जब सिंचाई, ठीक है। उर्वरक टैंक मैं दिखाऊंगा आपको, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये उर्वरक टैंक है, इसमें उर्वरक भर दिया जाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से ये सब जगह पहुंच जाता है, ठीक है। इसे उर्वरक टैंक भी बोलते हैं, है ना। ये आप लोग देख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन में जो किट होती है, ठीक है। किट जैसे मेन पाइपलाइन, ये मेन पाइप है, फिल्टर लाइन, ड्रिपर, ठीक है, कनेक्टर, ये सब चीज़ें उपयोग की जाती हैं ड्रिप इरिगेशन में, ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई में। तो ये सब आप देख सकते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। जब आप इस प्रणाली को प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप देखेंगे इन सब चीज़ों का उपयोग किया गया है। मैंने इसलिए इसकी इमेज डाल रखी है ताकि आपको ये सब चीज़ें दिखें तो आप समझ जाएं। ओके, इनको एक बार देख लेना आप। आगे है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, पानी में निलंबित अशुद्धियों को साफ करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। जो अशुद्धियाँ होती है उसको साफ कर देता है फिल्टर लगा होता है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन में फिल्टर दिखाऊंगा आपको। ये सॉरी, ये फिल्टर है, देखो, सैंड फिल्टर, ये फिल्टर लगा हुआ है इधर, है ना। इधर भी स्क्रीन फिल्टर है, ये भी फिल्टर है।
ठीक है। तो 2-3 फिल्टर इसमें लगे रहते हैं जो पानी को साफ करते रहते हैं, ठीक है। मेन पाइपलाइन, सब पाइपलाइन, अगला कौन सा है, मेन पाइपलाइन और सब मैंने अभी दिखाया था। यह पानी के स्रोत से पार्श्व में पानी के वितरण के लिए लचीले काले पॉलीविनाइल क्लोराइड पीबीसी पाइप है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप है ना। ये देखो, ये मेन पाइपलाइन और सब पाइपलाइन मैंने आपको दिखाया है अभी, ठीक है। पार्श्व रेखाएं क्या है, यह 1 से 1.25 सेंटीमीटर व्यास के काले लचीले पीवीसी ट्यूब वाले होते हैं जो मेन या सब मेन से हटते हैं। पार्श्व को आमतौर पर एक दूसरे के समान अंतर रखा जाता है, ठीक है ना, ठीक। एक दूसरे के समान रखा जाता है, ठीक है। कनेक्टर या पार्श्व पीवीसी ट्यूब होते हैं, ठीक है। ये ट्यूब होते हैं, ट्यूब आकार के होते हैं, आप लोग देख सकें इसमें ट्यूब आकार के ये हैं, देख सकते हैं। ये है ट्यूब, पाइप टैप कनेक्टर, पीवीसी ट्यूब, ठीक। एमीटर या ड्रिपर्स, यह पार्श्व में नियमित अंतराल पर तय होता है और ड्रिप सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण घटक है और पानी के निर्वहन दर को नियंत्रित करता है, ठीक है। ड्रिपर्स कौन होते हैं, ये ड्रिपर्स आपको दिखाऊं, ये ड्रिपर्स हैं, ये ड्रिपर्स हैं, ठीक है। ड्रिपर्स जिसमें पानी गिरता है, ये मैंने आपको दिखाया था, ये ड्रिपर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये ड्रिपर्स लगे हुए हैं पौधे के जस्ट नज़दीक, जड़ों के पास में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पानी को पौधे की जड़ों तक देते हैं, इन्हें ड्रिपर्स कहते हैं, ठीक है। ओके, सभी घटक आप लोग देख चुके हैं। इन घटकों में जो ड्रिप इरिगेशन है सब में इनका यूज़ होता है और ये इसकी किट है, आप लोग इसको भी देख लेंगे, ठीक है गाइस। इकाई 1 के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे इकाई 2 की। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे इकाई 2 की। गाइस इसको अच्छे से आप लोग देख लें क्योंकि इन्हीं के अंतर्गत आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को दोबारा से देखें और ज़रूरत पड़ने पर इसको बार बार देखें ताकि आपको ये क्वेश्चन सभी अच्छे से याद हो जाए। इनके डायग्राम भी बना देना है, एग्ज़ाम में अगर ये आए ये डायग्राम आप बना सकें तो इनको बना देना है क्योंकि डायग्राम आपके नंबर पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। जो चेक करने वाला होता है वो डायग्राम देखता है, डायग्राम उसे सीधे नंबर देने में अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना गाइस। इकाई 1 समाप्त हो गया। आप बात करेंगे इकाई 2 की, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।